नमस्कार मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 2 चरों का रैखिक समीकरण। इसके अंतर्गत हम सीखेंगे रैखिक समीकरण निकाय का हल करना तो नहीं होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि प्रश्नावली 2 का प्रश्न क्रमांक 1। तो प्रश्न क्रमांक 1 का पहला सवाल हमको ये बोलता है कि यदि x + y = 7 एक रैखिक समीकरण है 2 चर वाले, और तो हमको ये बताना है कि x = 2, y = 5, ब x = -1 और y = 3। तो ये इनका हल है क्या, ये हमको जांच करना है, और ब ये इनका हल है क्या, ये हमको जांच करना है। तो जांच करने के लिए बहुत आसान तरीका है, हम इसको समीकरण में रखते हैं, है ना। तो दिए गए रैखिक समीकरण x + y = 7 में x = 2 और y = 5 रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा। x की जगह में कितना रखा 2, y की जगह रखा 5, 7। तो 5 और 2 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा 7। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमको बराबर है ना, अर्थात जो ऊपर है वो सत्य है, इसलिए x = 2 और y = 5 समीकरण के हल है। इसी प्रकार ब की जांच करते हैं। तो ब के लिए क्या करते हैं, दिए गए रैखिक समीकरण x + y = 7 में x = कितना है, x = -1 और y = 3 रखने पर, तो x की जगह में कितना है -1, y की जगह में 3 = 7। तो 3 में 1 घटाया तो कितना हुआ 2। तो 2 = 7 होता है क्या, हो ही नहीं सकता। तो चूंकि 2 ≠ = 7, अर्थात x = -1 और y = 3 जो है हमको दिए गए जो समीकरण है उसमें रखने पर वो उसे संतुष्ट नहीं करता। ये क्या है, असंभव है ना, क्योंकि 2 जो है बराबर नहीं हो सकता 7 के, है ना। अतः x = -1 और y = 3, x + y = 7 का हल नहीं है। इस प्रकार आपका पहला सवाल बन गया। ऐसा ही इसमें दूसरा, तीसरा, चौथा सवाल आपको दिया हुआ है। सभी सवालों में हमको x और y का मान इसी प्रकार से रख के हमको बनाना है और उसकी जांच करनी है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। तो पहला सवाल में हमको एक ही रैखिक समीकरण दिया हुआ था, यहाँ पर हमको 2 रैखिक समीकरण प्रश्न क्रमांक 2 का पहला सवाल में देखते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 रैखिक समीकरण दिया हुआ है और इसमें हमको जांच करनी है कि ये जो हल x और y के जो मान है, क्या इनका रैखिक समीकरण निकाय का हल है। तो यहाँ पे इस दोनों मानों पे और इन दोनों मानों पे हमको जांच करनी है कि ये जो है दिए गए रैखिक समीकरण का क्या हल है। तो देखते हैं पहला, तो हम दिए गए रैखिक समीकरण को इसको पहला और ये इसको दूसरा नाम दे दिए। तो अ के लिए देखते हैं, है ना। तो समीकरण 1 में x = 3 और y = -1 रखने पर, मतलब x जहाँ पे लिखा है उसके जगह में 3 x की जगह में और y की जगह में -1 हम लिखेंगे। तो 2x की जगह में 3 और y -1 बराबर 1 हुआ। इसको हल किया तो 3 2 6, है ना। धन और ऋण का गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। और 5 1 कम 5 बराबर 1, 6 में 5 घटाए तो 1 बराबर 1 क्या है, जो सत्य है
है ना। पुनः समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 2 में भी इसी को रखेंगे। तो 2 में, क्योंकि समीकरण निकाय का हल तभी होगा जब ये x और y के मान दोनों में स्थित हो। तो समीकरण 2 में x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 x का मान 3 धन 3 y का मान है -1 बराबर 3। तो 3 दूनी 6 ऋण 3 एकम 3, 6 में 3 घटाए तो 3 बराबर 3, जो क्या मिला हमको, सत्य मिला। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 जो दिए गए समीकरण निकाय है वो दोनों में स्थित है। इस प्रकार ये समीकरण निकाय का हल है। अतः x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 दिए गए समीकरण निकाय का हल है। इसी प्रकार से अगला सवाल देखते हैं। तो हमने एक बिंदु x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -1 पर जांच किया कि ये हल है कि नहीं। तो हमको वो जो बिंदु है दिए गए समीकरण का हल हमको प्राप्त हुआ। अब जो बिंदु है x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3, इस बिंदु को देखते हैं कि ये क्या इनका हल है। तो उसके लिए भी हम, है ना, दिए गए समीकरण 1 में x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3 रखने पर तो 2 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1। तो ये 2 इंटू हुआ तो 1 प्लस 5/3 इज इक्वल टू 1, है ना। तो 1/1 हुआ, इन दोनों का लघुत्तम हुआ 3, 1 और 3 का लघुत्तम निकाले तो 3 हुआ। 1 से 3 को भाग दिया तो 3 बार जाता है, उसको उसके संबंधित अंश के साथ गुना किया तो 1 गुना 3 हुआ, धन 3 से 3 को भाग दिया तो 1 बार जाता है, तो उसके संबंधित अंश के साथ इसका गुना किया तो 1, है ना। तो 3 एकम 3 और ये 5 एकम 5/3, तो कितना हो जाएगा 5, 6, 7, 8/3 बराबर 1। क्या है ये, असंभव है ना, या सत्य नहीं है। 8/3 1 के बराबर नहीं होता है। तो एक बिंदु से अगर ये असत्य प्राप्त होता है तो x इज इक्वल टू 1/2 और y इज इक्वल टू 1/3 निकाय का हल, है ना, समीकरण निकाय का हल नहीं है। तो ये जो दो बिंदु दिया था, है ना, या x और y के जो दो मान दिए थे, तो एक a वाला इसका हल है और b वाला हल नहीं है। इस प्रकार से आप इसके बाकी सवालों को आप बना सकते हो। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में हमको बोला गया है कि निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए और x माइनस वाई इज इक्वल टू, पहला सवाल है x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। किसी भी विधि से जब हल करने बोला जाएगा तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। हमारे पास रैखिक समीकरण को हल करने की 4 विधियाँ हैं। इसके पहले के वीडियो में भी मैं बताया था कि रैखिक समीकरण को, है ना, हल करने की विधि, पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन, जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है कि प्रतिस्थापन, तो इसमें क्या करते हैं, हमको जो दो समीकरण रैखिक समीकरण दिया हुआ है उसमें एक समीकरण से एक चर का मान ज्ञात कर उसको दूसरे जो समीकरण है उसमें प्रतिस्थापित करते हैं। कहने का मतलब है, पहले समीकरण जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और दूसरा समीकरण मेरे पास है a2x प्लस
B2y इज इक्वल टू C2, जहाँ पे A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये अचर राशि है और x और y यहाँ पे चर राशि है। जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि प्रतिस्थापन जैसे बोल रहे हैं, तो हम ये जो पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है, तो पहले समीकरण से x या y में से किसी भी चर का मान है ना ज्ञात करते हैं। जैसे पहला समीकरण से मैं x का मान ज्ञात किया, उसको दूसरे समीकरण में x की जगह में प्रतिस्थापित किया, तो x जो पहले में x का जो मान आया रहेगा वो y के पदों में रहेगा, तो ये पूरा समीकरण y में बदल जाएगा और उनको हल करने से y का मान हमको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से दूसरा होता है विलोपन विधि। जैसे कि यहाँ पे दिख रहे नाम में विलोपन से मतलब है हटाना, उसको विलोपित करना। तो विलोपन विधि जैसे मेरे पास मान लो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 है। तो यहाँ पे a1 का जो भी मान रहेगा और a2 का जो भी मान रहेगा, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो इसको a2 से गुना कर दूँ और इसको a1 से गुना कर दूँ, तो ये दोनों में क्या हो रहा है देखो, a2 इंटू a1 जो भी मान रहेगा a2 इंटू a1 दोनों में हो गया, मतलब भाई बराबर हो गया। ये जब बराबर हो जाएगा कोई भी चर, चाहे तो इसके लिए भी कर सकते हो x के लिए और y के लिए भी कर सकते हो, तो जब ये बराबर हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 3 है, तो इसको 3 से गुना कर दिया, इसको 2 से गुना कर दिया, तो 3 दूनी 6, तो 6x हो गया ना। तो घटाएंगे अगर तो क्या होगा, ये घटाएंगे तो 0, तो एक पद हमारा क्या हो गया, x वाला 0 हो गया, हमको y बस बचा और अचर बचा, तो y का मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो विलोपित किया इसको, तो ये विलोपन विधि हुआ। तीसरा होता है वज्रगुणन विधि, या इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बोलते हैं। तो वज्रगुणन विधि में क्या होता है, हम जो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, ये जो अचर है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है। तो इसी में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है उसको हम लोग बनाते हैं। तो वज्रगुणन विधि में क्या होता है, जैसे इसके नाम से ही वज्रगुणन विधि मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस कहने का मतलब है हम यहाँ पे एक इस प्रकार से लिखते हैं और अचर के लिए 1 लिखते हैं, एक चर के लिए x वाले चर के लिए x, y वाले के लिए y और अचर के लिए 1। यहाँ पे माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि ये बराबर के दूसरे साइड है और हम इसको जब y लेंगे तो y के बाद c1 और c2 को लिखते, इसको ले रहे हैं तो इसके अगले वाले को लिखना था, तो हम इसको ऐसा ही लिख लेंगे, तो इसलिए हम इसको y ले लेते हैं, ऋण y। और इसको जब हल करेंगे तो इसको एक बार ऐसा लिख लेंगे a1x प्लस b1y माइनस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y है ना माइनस c2 इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार जब लिख लेंगे तो हमको गलती होने की चांसेस कम रहेगा। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देखते हैं तो गुणांक हमारे पास ये हमारा पहला हो गया और ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो यहाँ पे x का गुणांक पहले वाले के लिए a1 है ना, दूसरे समीकरण के लिए a2 और y का गुणांक b1 और b2 और अचर पद हमारा माइनस c1 और माइनस c2 हो गया। अब x के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाते हैं तो x वाले के लिए जब ले रहे हैं तो जिसका ले रहे हैं उसको विलोपित कर देंगे, जब x का ले रहे हैं तो यहाँ से y वाले से शुरू करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये r है, समझो r जैसे बनाते हैं तो क्या क्या गुना हुआ, b1 माइनस c2 और ये माइनस लगाएंगे, ये एक बार हो जाने के बाद दूसरे जब होगा तो माइनस लगाना है यहाँ पे, और ये b2
माइनस C1 हो गया, और माइनस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो y के लिए देखते हैं, तो y के लिए हम इसको विलोपित कर देते हैं, है ना। y के लिए हम इसको विलोपित किया क्योंकि y के गुणांक हुआ है। तो यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये r लिखा, तो ये हो जाएगा a1 माइनस C2 और a2 माइनस C1, ठीक है। उसके बाद 1, तो अचर के लिए तो अचर के लिए जैसे देखते हैं, तो अचर के लिए यहाँ पे इसको बंद कर दिया, और यहाँ पे इसमें r से, है ना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से a1 a2 माइनस a2 b1 यहाँ पे लिखा। उसके बाद x का जब मान निकालना रहेगा तो x और ये अचर वाला पद को बराबर रखेंगे, और y का जब मान निकालना रहेगा तो ये दोनों पद को, ये y वाला और अचर वाला पद को बराबर रखेंगे और हल करेंगे, तो हमको x और y का मान बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये आपको सवाल हल करते समय बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए एक सवाल लेते हैं और उसको तीनों विधि से हल करते हैं। जैसे कि पहला सवाल, इसमें प्रश्न क्रमांक 3 का पहला सवाल, इसमें दिया है x माइनस वाई बराबर -1 और 3x माइनस 2y इक्वल टू 12। इसको हम लोग समीकरण 1 माने, इसको समीकरण नंबर 2 माने। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ इसको प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से बनाते हैं तो हम समीकरण 1 से x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 प्लस y हो जाएगा। इसका पक्षांतर किया माइनस y का, तो बराबर के दूसरे साइड गया, और दूसरे साइड में जाके वो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा। ये हमको समीकरण नंबर जो भी मिला उसको हम 3 नाम दे देते हैं। अब समीकरण 3 से जो x का मान मिला है -1 प्लस y, इसे समीकरण 2 में, मतलब y का मान, x का मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करते हैं। 2 में प्रतिस्थापित करने पर तो x के जगह में इसको प्रतिस्थापित किया, मतलब x के जगह में ये जो मान आया है उसको रखा। तो x की जगह x का मान कितना है, -1 प्लस y माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको हल किया तो 3 से इसको गुना किया, कोष्टक के अंदर जो भी है वो बाहर वाले से पूरा गुना होता है। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +3y माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3y में 2y घटाया तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 12। तो y इज इक्वल टू 12 प्लस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 15 हमको प्राप्त हो जाता है ना। अब ये जो y हमको प्राप्त हो गया उसको पुनः समीकरण नंबर 3 में रखने से हमको x प्राप्त हो जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर हो जाएगा -1 प्लस y का मान है 15, तो 15 में 1 घटाया तो 14, तो x इक्वल टू 14, है ना। इस प्रकार x इज इक्वल टू 14 और y इज इक्वल टू 15 हमको समीकरण निकाय का हल प्राप्त होता है। इसी सवाल को हम विलोपन विधि से बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। इसी सवाल को विलोपन विधि से बनाते हैं। तो विलोपन विधि में जैसे दिख रहा है कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 हमारा पहला समीकरण है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 12 दूसरा समीकरण है। तो इसमें जैसे दिख रहा है, तो मैं अगर x को विलोपित करूं तो यहाँ पे x के सामने में कुछ नहीं लिखा है, तो क्या है, 1 है, और x के सामने में 3 है। तो x को विलोपित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से, यहाँ पे जो गुणांक रहेगा उसको इस समीकरण के पूरे से गुना करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो गुणांक है उसको समीकरण 2 में पूरा गुना करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, ये x का जो
गुणांक है वो बराबर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो देखते हैं, तो समीकरण 1 को 3 से, x के गुणांक 3 है इसलिए 3 से, एवं समीकरण 2 को इसके गुणांक से, उसका गुणांक क्या है 1 से, गुना करने पर कितना हो जाएगा, इसको 3 से गुना किया पूरे समीकरण को तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस 1, है ना। तो इससे हमको क्या प्राप्त होता है, 3 से गुना 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -3। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। इसी प्रकार से दूसरे वाले को जब 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, है ना। तो इससे हमको प्राप्त होता है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12। इसको समीकरण 4 नाम दिया। अब यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे 3x बराबर हो गया, तो मतलब इसको बराबर करना है, मतलब बराबर जब हो जाएगा तो घटाएंगे तो विलोपित हो जाएगा। तो अब समीकरण 3 को, है ना, 3 से 4 को घटाने पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हम इसको घटाएंगे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, तो इसको घटाया तो ये चिन्ह बदल गया, ये घटाया तो ये माइनस का प्लस और ये माइनस, इसको घटाया तो 0 और ये ऋण 3 और धन 2 हुआ। जब भी अलग अलग चिन्ह हो जाता है तो घटाते हैं बड़े संख्या में से छोटे संख्या को, तो 3 में 2 को घटाया तो 1 हुआ। बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह ऋण है इसलिए यहाँ पे ऋण आएगा, और ये गुणांक इसका चर राशि y है इसलिए y हुआ। यहाँ पे देखते हैं कि -1 और -1 समान चिन्ह हो गया, 12 के सामने भी माइनस चिन्ह हो गया। तो समान चिन्ह जब भी होगा आपको जोड़ना है, तो 12 में 3 घटाया तो 15 और उसके सामने में जो चिन्ह है वो, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों साइड ऋणात्मक दिख रहे हैं, है ना, -y बराबर -15। दोनों साइड जब बराबर के माइनस हो तो इसको ऋण से गुना करने पर, ऋण से गुना करने पर पूरे समीकरण को, तो ऋण से गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऋण भी धन हो जाएगा और ये ऋण भी धन हो जाएगा। या डायरेक्ट भी कर सकते हो, दोनों साइड अगर एक ही पद है और ऋण सामने में लिखा है तो दोनों को एक साथ बराबर प्लस कर सकते हैं अपन। तो इस प्रकार हमको y बराबर 15 प्राप्त हुआ। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख कर हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 3 ऋण 4 से, ये इस प्रकार से हमको प्राप्त हुआ। अब y इज इक्वल टू 15 को 1 या 2 कोई भी समीकरण में आप रख सकते हो। तो समीकरण 1 में जिसमें आपको सुविधा हो, आसानी से बन जाए, उसमें रखना है। समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस 15 इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू, है ना, हम -15 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब दूसरे साइड ले जाना, दायां है तो बायां भाग, बायां में है तो दायां, उसको पक्षांतर कहते हैं। तो जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह उसका सामने का बदल जाता है। तो -15 का पक्षांतर किया तो -1 अपने साइड में है और ये 15 जो है अपने साइड से दूसरे साइड में जा रहा है, तो उसके सामने का चिन्ह बदल जाएगा, ऋण होगा तो धन हो जाएगा। इस प्रकार 15 में 1 घटाया तो 14, तो x बराबर 14 और y बराबर हमको 15 प्राप्त होता है। तो किसी भी विधि से बनाओ, आपको आंसर में कोई अंतर नहीं आएगा, आंसर जो है आपको उतना ही प्राप्त होगा। इस प्रकार इसमें भी देखते हैं कि x बराबर 14 और y बराबर 15 हमको प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं इसी सवाल को वज्रगुण विधि से कैसे बनाएं। वज्रगुण विधि से जब बनाएंगे तो हम सबसे पहले इसको बराबर है, वो जो बराबर है उसको थोड़ा इस टाइप से लिख लेते हैं, इसको पक्षांतर कर देते हैं, सबको एक साइड ला लेंगे, अचर को भी। तो ये माइनस इधर आया तो प्लस इज इक्वल टू 0,
और ये हो जाएगा 3x माइनस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, है ना। ये समीकरण नंबर इसको 3 नाम दे दिया और ये समीकरण नंबर इसको 4 नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि x का गुणांक कितना है, 1 है पहले समीकरण के लिए, और y का गुणांक -1 है और अचर हमारा 1 है। वैसा ही यहाँ पे दूसरे समीकरण जो है उसके लिए x का गुणांक 3 है, y का गुणांक ऋण 2 है और अचर पद यहाँ पे हमारे पास -12 है। तो उसके बाद क्या करना है, आपको x लिखना है और -y लिखना है और 1 लिखना है, इस टाइप से। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे इस टाइप से कोष्टक लगा लेना है, चार कोष्टक, बीच में माइनस, दो कोष्टक के बीच में माइनस, गुना के रूप में ऐसे टाइप के आपको एक बना लेना है। इसके बाद जैसे x वाले जब हम पद में काम करते हैं, यहाँ पे x का जो गुणांक वाला है उसको हाथ से बंद कर दिया, जो बाकी बचा उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे, मतलब r जो r बनता है ना स्मॉल r, उस टाइप से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो इसी 4 को लिखना है। सबसे पहले ये जो कोष्टक बनाया ना उसको चिन्ह सहित आपको इसी को आपको यहाँ पे x के लिए जब कर रहे हैं तो x को बंद करके जो बाकी बचा 4 है ना, उसको ये 4 जो अंक है उसको ये चारों डिब्बा में लिखना है। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा, जो यहाँ से चलना शुरू किए है ना, तो ये जो आया उसी को लिखना है। पहले वाले जहाँ पे है -1 और यहाँ पे दूसरा वाला -2। अब ये यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये यहाँ से स्टार्टिंग का हो रहा है, तो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है तो ये -2 हुआ और ये 1 हुआ, ठीक है। इसी प्रकार जब y के लिए करेंगे है ना, तो y के लिए करेंगे तो y वाले को हम यहाँ पे ऐसे हाथ से बंद कर लिए। बाकी जो बचा 4 उसमें भी वैसा ही आर्क वाला फार्मूला लगाएंगे अपन इस टाइप से, है ना। तो इसके लिए y के लिए y को बंद किया, बाकी जो बचा तो यहाँ से 1 और -12, यहाँ से 3 और 1। वैसा ही जब अचर के लिए अपन करेंगे है ना, अचर पद वाले में जब लिखना है तो अचर वाले को यहाँ पे हाथ से बंद किया, बाकी जो बचा 4 है ना, ये इसमें हम ये r का फार्मूला लगाया, तो इसमें इसको बंद कर दिया तो बचा क्या, 1 -2 3 और -1। तो ये 1 को लिखा यहाँ पे -2 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1। r जैसे जैसे चल रहा है उसी क्रम में हम इसको लिखेंगे। इसके बाद इसको हल करते हैं तो x बटे -12 और -1 का गुना हुआ तो धन, जब भी ऋण और ऋण का गुना होगा समान चिन्हों का गुना हमेशा धनात्मक होता है, तो ये 12 हो गया। यहाँ पे देखते हैं कि ऋण और धन का गुना ऋण, लेकिन यहाँ पे बाहर में और ऋण है तो ये धन हो जाएगा 2। उसके बाद -1, ये हो जाएगा धन और ऋण का गुना ऋण। अलग अलग चिन्हों का गुना हमेशा ऋणात्मक और समान चिन्हों का गुना हमेशा धनात्मक होता है। तो यहाँ पे माइनस और ये 3 एकम 3, उसके बाद 1/, है ना, 2 और 1 का गुना ऋण 2 है ना, ऋण है तो ऋण, और 3 और ऋण 3 का गुना हुआ तो ऋण 3 और ऋण 3 हो जाएगा धन, तो 3 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 12 2 14 ऋण y, 13 और 3 कितना हो जाएगा, 13 3 ऋण 15, 1/2 में 3 में 2 घटाया तो 1। इस प्रकार इस रूप का आपको एक व्यंजक प्राप्त होता है। तो x का जब मान निकालना रहेगा तो प्रथम और अंतिम पद को बराबर रखने पर इस प्रकार आपको प्राप्त होगा, है ना। तो x/14 1/1 प्रथम और अंतिम पद को बराबर रखा और द्वितीय और अंतिम पद को बराबर रखने से इस प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है। तो जब x/14 है ना बराबर 1/1 मिला, है ना, तो इससे हमको क्या मिला, ये 14 का उधर पक्षांतर किया तो ये इसके साथ गुना होगा, तो x बराबर ये 14 का 1 के साथ गुना हुआ तो 14/1 बराबर 14 प्राप्त होगा। और ये जो y है ना
माइनस वाई बटे माइनस 15 था, तो ये दोनों ऊपर नीचे दोनों में ऋण था, इसलिए ये धन हो जाएगा जब एक साथ। और ये 1/1 है, इसको हल किया तो ये 15 भी ये 1 के साथ गुना हुआ, तो y बराबर 15/1, या इसको 15 लिख सकते हैं। नीचे अगर हर में 1 है तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं रहता है। इस प्रकार यहाँ भी देखते हैं कि x का 14 और y का 15 मान आपको प्राप्त होता है। इस प्रकार आप किसी भी विधि से बनाओ, आपको मान x और y का वही प्राप्त होता है। इस प्रकार ये पहला सवाल आपका बनता है। इसी प्रकार आप बाकी सभी सवालों को बना सकते हो। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3 का चौथा सवाल। तो चौथा सवाल में हमको जैसे दिख रहा है कि वर्गमूल 7x है ना, ऋण, उसके बाद धन दिया है, धन वर्गमूल 11y बराबर 0। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको समीकरण 1 न मानना, इसको समीकरण नंबर 2 माना। तो इसको विलोपन विधि से बनाते हैं। तो विलोपन विधि में बनाने के लिए क्या करते हैं, x के गुणांक को समीकरण 2 में, पहले वाले समीकरण के x के गुणांक को समीकरण 2 में गुना करते हैं, और समीकरण 2 का जो x गुणांक है उसको समीकरण 1 में गुना करते हैं। तो समीकरण 1 को वर्गमूल 3 से व समीकरण 2 को वर्गमूल 7 से, है ना, गुना करके, वर्गमूल 3 से गुना किया तो वर्गमूल 3 से समीकरण 1 को गुना किया तो हमको प्राप्त होता है इस प्रकार से। इसको गुना किया तो होता है 21x 11 33y बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दिया। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को वर्गमूल 7 से हम गुना करते हैं तो हमको इस प्रकार से प्राप्त होगा। तो क्या हो जाएगा, 7 तिया 21x ऋण 5 सत्ते 35y बराबर 0। इसको हम 4 नंबर नाम दिया। तो अब समीकरण नंबर 3 ऋण 4 से घटाए इसको, तो ये क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस, ये क्या हुआ 0। अब यहाँ पे दोनों समान चिन्ह हो गए, धन धन, तो ये हो जाएगा √33 धन √35y बराबर 0 हैं, y बराबर 0। ये इसको अगर पक्षांतर किया तो 0 बटे इतना आएगा, है ना, तो बराबर इसका 0। अब ये जो y का मान है उसको x में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान जो 0 है समीकरण 1 में रखने पर, तो जब 1 में रखेंगे y = 0 तो √7x प्लस √11 0 = 0। तो क्या हो जाएगा, √7x = 0, तो x = 0 बटे √7 दिस = 0। तो x = हमको 0 और y = 0 मान प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम बाकी सवालों को बना सकते हैं।